हेलो 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 एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल मजे में हो, फर्स्ट क्लास। आज हम लोगों को बातें करनी है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसी सर्किट की, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, आरएल आरसी और एलसीआर सर्किट। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए करते हैं शुरुआत। आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले जो लास्ट टाइम पे मैंने काफी एम्फेसाइज देके कहा था कि आपको प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के रिजल्ट्स याद होने चाहिए, और ये हमने डिराइव किया था। तो ये टेबल आपको फिल करनी है। मैं करते जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीन पे नहीं देखेंगे। स्क्रीन पॉज करके शॉर्ट में डायग्राम बनाइए। जैसे अगर आप प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करें तो ये आपने रेजिस्टेंस लगा दिया एंड दिस इज दी सोर्स ऑफ एसी। बहुत बढ़िया, एसी सोर्स आपने लगा दिया। ओके, दिस इज आर एंड दिस इज ई। इसके लिए क्या रिजल्ट होता था? फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें प्योर इंडक्टिव सर्किट की, ये आपने बना दिया इंडक्टर, बहुत ही बढ़िया। और यहां पे आपने लगा दिया एसी सोर्स, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ओके, दिस इज द एसी सोर्स, ठीक है, एंड दिस इज एल। और तीसरा तीसरा आपने बना दिया प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ये बन गया कैपेसिटर, ठीक है भाई साहब, शानदार। और ये बना दिया आपने सोर्स ऑफ एसी, सोर्स ऑफ एसी, ठीक है। तो इनके रिजल्ट्स लिखिए जरा तेज रफ्तार में, मैं लिखते जा रहा हूं यहां पे। क्या हमको इतनी बात पता थी कि अगर हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करें, अगर हम लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करें तो रेजिस्टिव सर्किट के लिए ईएमएफ आपने लिख दिया ई इक्वल्स टू ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी। और अगर हम लोग आई की बात करें, करंट की बात करें, तो आई होता है ई डिवाइडेड बाई आर। तो ये ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। ई नॉट बाई आर को आप आई नॉट लिख दोगे। ई नॉट बाई आर को क्या लिख दोगे? ई नॉट बाई आर को क्या लिख दोगे? ई नॉट बाई आर को कौन सा कलर यूज करें? बोलो, ये कलर यूज करते हैं। ई नॉट बाई आर को आप आई नॉट लिख दोगे क्या? बिल्कुल। तो आई और ई के एक्सप्रेशन में कितना फेज डिफरेंस दिख रहा है? सर हमको तो कोई फेज डिफरेंस नहीं दिख रहा। इनको कंपेयर करें तो इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। ई का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये मैं एक पेज पे इसलिए बता रहा हूं सारी चीजें क्योंकि लास्ट टाइम पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सब, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। तो अगर ये ई है तो बिल्कुल सेम फेज में होगा करंट, बिल्कुल सेम फेज में होगा करंट, और कुछ इस प्रकार से होगा। ग्रीन लाइन अगर ई को रिप्रेजेंट कर रही है तो रेड लाइन आई को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, इफ दिस इज ई, दिस इज आई। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हमने लिख दिया फेज डिफरेंस कितना है? 0 है। तो ई एंड आई आर इन सेम फेज, ठीक, बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट की। प्योर इंडक्टिव सर्किट में आपने क्या लिखा? प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए आपने क्या कहा? प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए आपने कुछ ऐसा कहा कि सर इसमें लगा दीजिए केवीएल। तो ठीक है, हमने लगा दिया केवीएल, लगा दिया केवीएल। अब एक्सप्रेशन क्या बनेगा केवीएल का? ई माइनस एल टाइम्स ऑफ डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। बहुत शानदार। फिर हमने क्या किया था? फिर हमने इंटीग्रेट किया था, और इंटीग्रेट करके हमने फाइनल रिजल्ट क्या निकाला था? कर देता हूं एक बार फिर से आपके लिए। ई को आपने लिख दिया ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी, ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एल टाइम्स ऑफ डी आई बाई डी टी। और यहां से आपने एक्सप्रेशन लिख दिया, यहां से आपने एक्सप्रेशन लिख दिया डी आई इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। और इसको आपने कर दिया इंटीग्रेट, इसको आपने कर दिया इंटीग्रेट, ठीक है। 0 टू आई और यहां पे 0 टू टी। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, ओमेगा डिवाइड में आएगा। तो यहां से आपने एक्सप्रेशन लिख दिया कि करंट जो होता है, ई को आपने लिखा है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई को आपने लिखा है ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई का एक्सप्रेशन क्या आया था फाइनल? आई का एक्सप्रेशन आया था, पूरा इंटीग्रेट करने के बाद इसको आप माइनस कॉस ओमेगा टी लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद माइनस साइन अंदर डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ
आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो अगर आप ई के एक्सप्रेशन को और आई के एक्सप्रेशन को कंपेयर करें, ई के एक्सप्रेशन को और आई के एक्सप्रेशन को कंपेयर करें, तो आपको क्या पता चल रहा है? आपको ये पता चल रहा है कि करंट जो है वो लैग कर रहा है। कितना लैग कर रहा है? पाई बाई टू से लैग कर रहा है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए आपने क्या बता दिया? करंट लैग्स बाय पाई बाई टू। अगले पेज पे लिख देते हैं, अगले पेज पे आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूं ये। ठीक है, आपने लिखा कि सर आई जो है, आई का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? आपने लिखा है आई का एक्सप्रेशन, आपने लिखा है आई का एक्सप्रेशन, आपने लिखा है ये आई बन गया ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, ई नॉट बाई एल साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी और डिवीजन में आ गया ओमेगा। ठीक है, अब आप कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा को आप लिख सकते हो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। माइनस को अंदर भेज दो तो यही एक्सप्रेशन आपको दिखने लग गया। कैसा दिखने लग गया एक्सप्रेशन? साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90। कर चुके हैं ये बात, इसलिए इतनी तेज रफ्तार में कर रहा हूं। ऑलरेडी हम ये डिराइव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। और अगर ये एनालिसिस आपके टिप्स पे आ गई तो एलसीआर सर्किट, आरएल सर्किट, ये कुछ नहीं है आपके लिए। ऐसे करोगे आप लोग बिल्कुल, ये पूरा एनालिसिस ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपने कंपेयर करके ये बता दिया कि भाई साहब ये जो टर्म है ये आई नॉट है। आई नॉट को आपने लिख दिया कितना? आई नॉट को आपने लिख दिया ई नॉट डिवाइडेड बाई एल ओमेगा, और इस टर्म को आपने लिख दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे, जिसको ओमेगा एल लिख दिया। और फाइनल रिजल्ट क्या बोला? फाइनल रिजल्ट आपने बोला कि करंट लैग्स, करंट लैग्स बाय 90 डिग्री। ओके, करंट लैग्स ईएमएफ बाय 90 डिग्री। करंट लैग्स ईएमएफ बाय 90 डिग्री। ठीक है, यह है ईएमएफ था ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यह है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, लैगिंग कर रहा है। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, इसका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, फेजर एनालिसिस करने की कोशिश करूं, तो ये अगर ये जो लाइन मैंने येलो लाइन बनाई है, अगर ये ईएमएफ रिप्रेजेंट कर रही है, तो करंट को कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करेगी? आगे या पीछे? पीछे वाली। कितने पीछे? 90 डिग्री पीछे। ओके, दिस इज 90 डिग्री। आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर। फेजर एनालिसिस। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट की। प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए आप क्या लिख देंगे? प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए आप लिख देंगे दिस इज ई, सो ई माइनस वी इक्वल्स टू क्यू बाई सी इक्वल्स टू 0। तो इसको आप लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू क्यू बाई सी। तो क्यू को आपने लिख दिया ई नॉट सी साइन ओमेगा टी। खेल खत्म, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, खेल खत्म। डी क्यू बाई डी टी बन गया आई करंट, तो ये बन गया ई नॉट इंटू सी इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ये आ गया एक्सप्रेशन आपके सामने। ठीक है, क्या एक्सप्रेशन लिखा आपने? क्या एक्सप्रेशन लिखा आप लोगों ने? प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखा? प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखा? सॉरी, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखा आपने? प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए आपने ऐसा एक्सप्रेशन लिखा कि आई इक्वल्स टू ई नॉट टाइम्स ऑफ ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको आपने लिख दिया आई इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा सी, और ये टर्म क्या बन गई? ये टर्म बन गई, ये टर्म क्या बन गई? ये टर्म बन गई, क्या बन गई? ये बन गई एक्स सी, ये बन गई एक्स सी। एक्स सी यानी, एक्स यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं आई इक्वल्स आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे? करंट लीड्स
EMF बाय 90 डिग्री। अब खेल खत्म हो जाएगा। इतना अगर आपको पता है, इतना अगर आपको आता है, तो कुछ भी अब जो मैं बताने वाला हूं उसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर ये आपने सुनो, इफ दिस इज द EMF, तो करंट कहां होना चाहिए? इफ दिस इज द EMF, तो करंट कहां होना चाहिए? कहां बनाएंगे आप? इससे 90 डिग्री आगे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू बी द करंट। ओके, और या तो यहां मैं करंट बना रहा हूं, तो यहां EMF बना रहा हूं, तो यहां करंट बनेगा। दिस इज रोटेटिंग वेक्टर फेजर, इसको आप घुमा सकते हैं। ठीक है, चलिए बातें बढ़ा रहे हैं आगे। ये सब रिकैप था, ये पूरा रिकैप था। ये बातें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कर चुके हैं पिछले सेशन में। फिर भी हमने 10 मिनट इस पर डेडिकेट किए, क्योंकि अब हम लोग जो करने वाले हैं उसमें इसका हेल्प डेफिनेटली लगेगी। आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। कलर कौन सा लें? ये कलर अच्छा लग रहा है, चलिए ये सही है ना। नाउ सी, अब आपके पास कैसा सर्किट है? आपके पास कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस और इंडक्टर का। आपके पास कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर और इंडक्टर का, ठीक, और आपने लगा दिया ऑल्टरनेटिंग सोर्स। बहुत शानदार। तो क्या हमको ये मालूम है कि इनके जो पोटेंशियल्स हैं, इनके जो EMFs हैं, उनको हम लोग वेक्टर ट्रीटमेंट देते हैं, फेजर ट्रीटमेंट देते हैं? बिल्कुल देते हैं सर। क्या हम लोग इनको फेजर ट्रीटमेंट देते हैं? फेजर मतलब क्या होता है? रोटेटिंग वेक्टर। इन शॉर्ट मैं इसको वेक्टर ट्रीटमेंट देने वाला हूं। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं फेजर एनालिसिस करूं, तो मुझको ये जानकारी है कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टिव सर्किट होता है, रेजिस्टिव सर्किट के लिए EMF और करंट सेम फेज में होते हैं, ये जानकारी मुझको है, तो मैंने सेम लाइन से रिप्रेजेंट किया है। रेजिस्टिव सर्किट के लिए EMF और करंट सेम फेज में होते हैं, तो मैंने सेम लाइन में इनको रिप्रेजेंट किया है। और मुझको यह भी जानकारी है कि अगर मैं एक इंडक्टिव सर्किट की बात करूं, प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करूं, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए करंट जो होता है वो लैग कर रहा होता है। करंट जो होता है वो लैग कर रहा होता है EMF से। करंट जो होता है वो लैग कर रहा होता है EMF से। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। जबकि कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड कर रहा होता है EMF से, है ना। तो ये जानकारी मैं यहां लगाने वाला हूं, क्योंकि यहां पे मेरे पास एक रेजिस्टर है और एक इंडक्टर है। तो रेजिस्टर के लिए तो आपने ये बता दिया कि रेजिस्टर के लिए करंट और पोटेंशियल सेम फेज में है, लेकिन करंट लैग कर रहा होता है, EMF को। करंट लैग कर रहा होता है EMF से। कितने से? 90 डिग्री से। कितने से? 90 डिग्री से। ये जानकारी हमारे पास है? हाँ जी बिल्कुल है, ये जानकारी हमारे पास है, बिल्कुल है। तो क्या मैं ये देख रहा हूं कि आप सब भी यही देख रहे हैं कि VR और XL के बीच में एंगल 90 डिग्री, और मैंने इनको वेक्टर ट्रीटमेंट दिया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट, यानी जो नेट EMF होगा, या तो V नेट लिख दूं, E नेट लिख दूं, उसको मैं क्या लिखूंगा? उसको मैं लिखूंगा √over VL स्क्वेयर प्लस VR स्क्वेयर। ओहो हो, लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं सर? हमको यह भी मालूम है कि रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V, उसको आप लिखेंगे I टाइम्स ऑफ R, और इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको आप लिखेंगे I टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी XL। ऐसा लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। तो क्या मैं इसको उठा के यहां पे रख सकता हूं कुछ इस प्रकार से, I इंटू R का स्क्वायर प्लस I इंटू XL का स्क्वायर? क्या मैं इस प्रकार से यहां पे इसको रख सकता हूं? हाँ या ना बोलना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना, जल्दी बोलो। रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, रख दिया। तो ये कितना बन गया? ये बन गया V नेट, ये बन गया V नेट इक्वल्स टू I कॉमन निकाल दिया मैंने, I मैंने कॉमन निकाल दिया, √over
रूट ओवर आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल का स्क्वेयर। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या इस ही एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, आई इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई रूट ओवर, वी क्या है, ये वी नेट है, ठीक है, वी नेट लिख दो, ई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। और क्या ये जो नीचे वाली टर्म है पूरी, क्या ये जो पूरी नीचे वाली टर्म है, इसको मैं z लिख सकता हूं? z एक नई टर्म बता रहा हूं अभी मैं, अगले पेज पे ले लेते हैं चर्चा। हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा, हमने ये लिखा, हमने ये लिखा कि भाई साहब जो करंट है वो है वी नेट डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल का स्क्वेयर, ये लिखा है हमने, बहुत बढ़िया। तो ये जो टर्म दिख रही है ना नीचे की, इसको मैं कह रहा हूं z, z को मैं कह रहा हूं इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब क्या होता है, इंपीडेंस का मतलब क्या होता है, आप तो ये समझो कि इंपीडेंस का मतलब है नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, इंपीडेंस का अर्थ क्या है, नेट रेजिस्टेंस। तो क्या लिख दिया आपने इंपीडेंस को, कितना बन गया इंपीडेंस, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ठीक है, ये बात, इतनी बात ठीक है सभी लोग। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंपीडेंस, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंपीडेंस। क्या है इंपीडेंस, नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। ओके 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 सर, हम लोगों को एक्सेल के बारे में ये मालूम है कि एक्सेल जो होता है वो होता है ओमेगा टाइम्स ऑफ एल। तो क्या यहां पे हम लोग रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंपीडेंस के ही एक्सप्रेशन को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द इंपीडेंस जेड, दिस इज द इंपीडेंस जेड। आई होप कि ये सिंपल सा सर्किट बिल्कुल ही क्लियर है। क्या किया हम लोगों ने, फिर से देख लो, सर्किट बनाया, फेजर एनालिसिस लगाई, इसके पहले जो 10 मिनट की मैंने चर्चा की उससे हम लोग ये डायग्राम बना सकते हैं, और इस डायग्राम से, इस फेजर डायग्राम से सीधे हम लोगों ने हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया, v इक्वल टू अंडर रूट वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। सिंपल सी बात थी, आसान था या नहीं था, जल्दी बोलो, आसान था या नहीं, क्लियर है इतनी चर्चा। तो चलो इसके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं, इसके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं। फेजर एनालिसिस, फेजर एनालिसिस फॉर द आर एल सर्किट। अब यह बात हमको मालूम है कि एक फेजर में, एक फेजर में, एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, यह बात हमको मालूम है कि एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो करंट होता है, जो करंट होता है, ठीक है, और जो ईएमएफ होता है वो सेम फेज में होते हैं। करंट एंड ईएमएफ आर इन द सेम फेज, ये बात हमको मालूम है। हमको ये भी मालूम है कि करंट लैग कर रहा होता है ईएमएफ से, कौन से सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में। तो अगर ये वीएल है, इफ दिस इज वीएल, ओके, दिस इज वी आर, दिस इज वी आर, तो करंट लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है ईएमएफ को, कौन से सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में। ये हमने बना दिया, तो ये आपने नेट ईएमएफ बता दिया। नेट ईएमएफ कितना बता दिया आपने, नेट ईएमएफ बता दिया रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। पूरा एनालिसिस करवा चुका हूं, रिटर्न में इसलिए दे रहा हूं ताकि बाद में अगर कोई बैठ के लिखना चाहे कुछ बातें तो वो लिख सकता है। पूरा एनालिसिस करवा चुका हूं, पूरी डेरिवेशन करवा चुका हूं, ये बातें मैं रिटर्न में आपको नोट्स में दे रहा हूं, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि हमको बुकिश लैंग्वेज में भी लिखना आना चाहिए तो आप यहां पे से पूरा लिख सकते हो, एक एक शब्द छाप सकते हो, जो करना चाहो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने यहां तक का डेरिवेशन देख लिया है, करंट हमने देख लिया, करंट हमने देख लिया, और ये नेट रेजिस्टेंस हमने देख लिया, ये नेट रेजिस्टेंस हमने देख लिया, जिसको हम कह रहे हैं इंपीडेंस। अब सुनिए, 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 ये आपके सामने
दो फेजर मैंने बनाए हैं, दिस इज वी आर, इसी के डायरेक्शन में आई, दिस इज वी एल। तो क्या जो नेट रेजिस्टेंस है जिसको मैं इंपीडेंस कह रहा हूं, और इंडक्टिव सर्किट के लिए उसको हम लोग इंडक्टिव इंपीडेंस कहते हैं, क्योंकि ये आर एल सर्किट है, इंडक्टर है इसमें, इसको हम लोग इंडक्टिव इंपीडेंस कहते हैं। ओके, या तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब सुनिए बात, अगर ये एंगल है फाई, इफ दिस इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट, जेड क्या है, नेट रेजिस्टेंस, इसी डायरेक्शन में क्या होगा, इसी डायरेक्शन में ई भी होगा, बिल्कुल। ई क्या है, वी आर और वी एल का, वी आर और वी एल का नेट वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। तो क्या हम लोग ट्रायंगल कंप्लीट करके वी एल को सामने ले जा सकते हैं? वी एल को सामने ले गए तो क्या हम लोग टेन ऑफ फाई को वी एल डिवाइडेड बाय वी आर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम टेन फाई को वी एल बाय वी आर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। v को हम लोग i टाइम्स ऑफ एक्स एल अपॉन आई टाइम्स ऑफ आर ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो टेन फाई क्या बन गया, एक्स एल बाई आर। टेन फाई क्या बन गया, एक्स एल बाई आर। ओके, ये कहलाता है फेज एंगल, इसके बारे में लिखते हैं। ये कहलाता है फेज एंगल, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड दी फेज एंगल। फाई इज कॉल्ड दी फेज एंगल, लिख लीजिए जल्दी, लिख लीजिए जल्दी से ये एनालिसिस, फास्ट। डन। चलिए चलिए तो बातों को बढ़ाते हैं आगे। ये भी गो, ये भी गो, ये भी गो। अब इंपीडेंस हमने लिखा, इंपीडेंस हमने लिखा Z, लेकिन प्योर इंडक्टिव और रेजिस्टिव के कॉम्बिनेशन को हम लिखते हैं इंडक्टिव इंपीडेंस। जो RL सर्किट का इंपीडेंस है इसको हम और टेक्निकली और स्पेसिफिकली कहते हैं इंडक्टिव इंपीडेंस। तो इंडक्टिव इंपीडेंस के बारे में आपने क्या लिखा, इंडक्टिव इंपीडेंस के बारे में आपने ये लिखा कि दिस इज नथिंग बट द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द RL सर्किट। अगर ये एक रेजिस्टर है और ये एक इंडक्टर है तो ये किसी AC सर्किट को दोनों मिलके कितना अपोजिशन ऑफर करेंगे, ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इंडक्टिव इंपीडेंस। ठीक है, क्या बताया आपने इसके बारे में, आपने इसको डिनोट किया Z से और एक्सप्रेशन आपने लिख दिया रूट ओवर आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर, एक्सएल को लिख दिया ओमेगा एल का स्क्वेयर। ठीक है भाई, इतनी बातें ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो इंडक्टिव इंपीडेंस के बारे में हमने ये कहा कि इन RL सर्किट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। आई को आपने क्या लिखा था, आई को आप लोगों ने लिखा था ई मैक्स या तो ई नॉट, आई को आपने लिखा था ई या तो ई नेट या तो वी नेट डिवाइडेड बाय द नेट रेजिस्टेंस जिसको हमने Z लिख दिया था। और Z को हमने क्या लिखा था, फिर Z को हम लोगों ने लिखा था रूट ओवर आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल दी होल स्क्वेयर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट। जहां पे ये जो टर्म है नीचे वाली, ये क्या है, ये है नेट अपोजिशन, नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द LR सर्किट टू द AC फ्लो। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं इंपीडेंस, इसको हम लोग कहते हैं इंपीडेंस, कॉमनली इंपीडेंस ही कहते हैं। और टेक्निकली कहना है और प्रिसाइसली कहना है तो एक
इंडक्टर रजिस्टर के कॉम्बिनेशन के लिए इंडक्टिव इंपीडेंस। ठीक है, चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। एक बात का ध्यान रखना, आपने अभी अभी एक टर्म बताई है इंपीडेंस। इंपीडेंस का जो अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है 1/z, ये कहलाता है एडमिटेंस। छोटी सी बात है, ध्यान रखना। इंपीडेंस का जो रिवर्स होता है ये कहलाता है एडमिटेंस। एडमिटेंस इंपीडेंस का रेसिप्रोकल। चलिए लिख लिया, डन विद दिस। आइए अब बातों को बढ़ाते हैं आगे। अब हम चर्चा कर रहे हैं आरसी सर्किट की। आपके सामने एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है। एक कैपेसिटर रजिस्टर का कॉम्बिनेशन आपके सामने है, जिसको आपने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से ज्वाइन कर दिया। ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया आपने यहां पे, बहुत बढ़िया। इस सिचुएशन में आप सबसे पहले वो स्टार्टिंग वाला एनालिसिस, स्टार्टिंग के 10 मिनट में जो आपने एनालिसिस किया था, वो मुझको बताइए कि उसके बेसिस पे आप क्या कह सकते हैं। आप लोग रेजिस्टेंस यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए आई और ई में क्या रिलेशन बोलोगे? आप ये कहोगे कि सर प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए करंट और जो ईएमएफ है वो सेम फेज में है। ठीक है, मान ली बात, मान ली। और फिर आप ये भी कहोगे कि करंट जो है वो लीड करता है, किसको लीड करता है? वो लीड करता है ईएमएफ को। कैसे सर्किट में? किस प्रकार के सर्किट में? किस तरह के सर्किट में? कैपेसिटिव सर्किट में। हाँ या ना? सभी लोग बोल सकते हैं, हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर ये VR है और ये I है, तो आप ये कहेंगे कि करंट जो है वो लीड कर रहा है किसको? करंट लीड कर रहा है किसको? करंट लीड कर रहा है ईएमएफ को। कैसे सर्किट में? कैपेसिटिव सर्किट में। तो ये मैंने लिख दिया VC, ये मैंने लिख दिया VC, इसको हमने क्या लिख दिया है? VC। तो तीनों बातें आपके सामने आ चुकी हैं। आपने बता दिया कि करंट जो है लीड कर रहा है, करंट आगे है, सबको करंट आगे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इस सर्किट के लिए भी अगर मैं फेजर एनालिसिस लगाऊं, इस सर्किट के लिए भी अगर मैं फेजर एनालिसिस लगाऊं, तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब, जो नेट पोटेंशियल होगा, वी नेट, उसको हम लिखेंगे √/VR² प्लस VC²। लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। लिखेंगे ना? बिल्कुल लिखेंगे। अब आप लोग क्या लिख दोगे इसको आगे? इसको आगे आप लोग लिख दोगे √/VR। VR को आपने लिख दिया I टाइम्स ऑफ R का स्क्वायर, ओके, प्लस VC I इंटू XC का स्क्वायर। VC को आपने क्या लिख दिया? VC को आपने लिख दिया I इंटू XC। VR को आपने क्या लिख दिया? I इंटू R। सिंपल, ठीक है। तो यहां से V का एक्सप्रेशन क्या आया? यहां से V का एक्सप्रेशन क्या आया? यहां से V का एक्सप्रेशन आया I टाइम्स ऑफ √/R² प्लस XC, जो कि होता है 1/ωc का होल स्क्वायर। लिख दिया क्या? अरे कोई बड़ी बात है क्या इसमें? नहीं है ना? यह आपने लिख दिया, दिस इज दी नेट V। तो यहां से अब आप लोग I का लिखना तो लिख लो, पहले लिख लो, इतना लिख लो। देखो मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग के 10 मिनट हमने जो इन्वेस्ट किए रिकैप में, स्टार्टिंग के 10 मिनट हमने जो रिकैप में इन्वेस्ट की, कितनी सटासट चल रही है बिल्कुल सारी चीज़ें। अब LCR सर्किट ला दूंगा इसके बाद, उसमें भी यही होगा, कोई अलग बात थोड़ी हो जाएगी, उसमें भी यही होगा। ये जो आप बना रहे हो ना, ये फेजर डायग्राम, ये किसकी देन है? ये शुरुआत के 10 मिनट के डिस्कशन की देन है, इसकी देन है, इसकी। प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव में हमने जो लास्ट लेक्चर और आज के शुरुआत के 10 मिनट इन्वेस्ट किए, ये यहां से पता चल रहा है हमको सब। इसको अगर आपको ये दिक्कत हो कि सर आप ये कैसे बना देते हो, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। करंट आपको इसमें लीड करवाना है ना, तो ये आपने करंट बना दिया और ये आपने ईएमएफ बना दिया। एक ही बात है, एक ही बात है।
मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ रहा है कि ये करंट और ये ईएमएफ ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ये करंट और ये ईएमएफ ऐसे भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा फायदा किस में हो रहा है हमको वो देखना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब मैं एलसीआर बनाऊंगा ना, तब थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगा मैं इसको, ठीक है। तो ये आपने इसकी एनालिसिस बता दी। इसके बाद क्या कहा, इसके बाद हमने कुछ ऐसा कहा, इसके बाद हमने कुछ ऐसा कहा कि भाई साहब यहाँ पे क्या फेजर डायग्राम बनाया है आपने, हमने कुछ ऐसा फेजर डायग्राम बनाया है जी। ये बना दिया हमने फेजर डायग्राम, ये बना दिया हमने फेजर डायग्राम, ये बना दिया हमने फेजर डायग्राम। दिस इज आई वी आर, और ये क्या है, ये क्या है, ये है वी सी, ओके, ये है वी सी और ये है रिजल्टेंट। चलो बड़ी अच्छी बात है, इसको मैं लिख दूंगा फाई, ये मैंने कह दिया जेड। आपने एक्सप्रेशन लिखा कि जो वी नेट है वो है आई टाइम्स ऑफ रूट ओवर आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी द होल स्क्वेयर। तो यहां से आप आई को क्या लिख सकते हैं, यहां से आप आई को लिख सकते हैं वी डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ओके। तो जो नीचे वाली टर्म है ये क्या बन गई, नीचे वाली टर्म क्या बन गई, ये z बन गई। नीचे वाली टर्म क्या बन गई, ये z बन गई। z को आपने क्या लिख दिया, z को आपने लिख दिया रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी द होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, इंपीडेंस कहलाएगा, या और प्रिसाइसली बोलूं तो कैपेसिटिव इंपीडेंस कहलाएगा। ठीक है, 10 फाई को क्या लिख दोगे, उस ट्राइंगल को देख के बताओ जरा, ये ट्राइंगल ऐसा कंप्लीट करो। ये ऐसा ट्राइंगल कंप्लीट करो। हाँ, ये मान लो ये ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल को देखो, यहां ले आओ। ये क्या है, ये z है, ये फाई है, ये वी आर है ना। और आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो 10 फाई इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन बेस 10 फाई, 10 फाई सही बनाया ना, हाँ ये वी सी है, सही तो है, करेक्ट है। 10 फाई इक्वल्स टू वी सी डिवाइडेड बाई वी आर। तो क्या लिख दिया हम लोगों ने, 10 फाई को हमने क्या लिख दिया, वी सी इज 1 बाई ओमेगा सी, इजंट इट, ओ सॉरी सॉरी, वी सी इज आई टाइम्स ऑफ एक्स सी, आई टाइम्स ऑफ आर। तो 10 फाई कितना आ गया, एक्स सी बाई आर, एक्स सी को लिख दिया 1 बाई ओमेगा सी आर। ठीक है, ये बात, इतनी बात ठीक है, डन, क्लियर इतनी बातें सभी लोग। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। तो ये आपने लिख दिया किसके लिए, फेजर डायग्राम फॉर आर सी सर्किट। वी सी को लिख दिया आई इंटू एक्स सी, वी आर को लिख दिया आई इंटू आर। एक्स सी का नाम क्या है, एक्स सी का नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, आई क्या है, करंट है। वी आर के बारे में आपको मालूम है कि वी आर और आई जो होते हैं ये फेज में होते हैं, वी आर और आई सेम फेज में है, लेकिन आई और वी एल अलग अलग फेज में है। आई जो है वो लीड करता है आई जो है वी सी को, मैंने वी एल बोला, आई जो है वी सी को लीड करता है, ये बात देख चुके हैं, सारी बातें डिराइव करवा दी। फाइनल एक्सप्रेशन आपके सामने है, कैपेसिटिव इंपीडेंस,
कैपेसिटिव इम्पीडेंस। क्लियर इतनी बात? ऑल ऑफ यू डन 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 डन? देख लो, लिख लो। ओके, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go. कैपेसिटिव इम्पीडेंस की बातें हम लोग कर चुके हैं। फेज एंगल की बात आपने कर दी, वी सी डिवाइडेड बाई आर, 1/ओमेगा सी आर। ओके, पाई आप निकाल सकते हो, 10 इनवर्स ऑफ 1/ओमेगा सी आर। चलिए अब बातें बढ़ाते हैं आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। कीजिए एक सवाल। व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल इफ द करंट थ्रू इट इज 20 मिली एम्पियर एंड द वोल्टेज अक्रॉस इट इज 100 वोल्ट? अगर मुझसे पहले कर लो तो खुद को +4 दे देना, ठीक है? +4 -1 हर सवाल के लिए। अगर सही आंसर आ जाए तो +4 -1 करना सारे सवालों में, और एंड में अपने स्कोर्स बताना चैट में। व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल इफ द करंट 20 मिली एम्पियर, ओके, एंड द वोल्टेज इज 100 वोल्ट? कॉइल की बात चल रही है तो ये VL है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग क्या लिख दोगे? VL इक्वल्स टू I इंटू XL। तो आपने XL को कितना लिख दिया? VL डिवाइडेड बाई I। तो XL का एक्सप्रेशन कितना आ गया? VL जो कि होता है 100 दे के रखा है आपको, डिवाइडेड बाई I है 20 इंटू 10⁻³ ये ऊपर जाके +3 बन जाएगा। तो ये कितना बन गया? ये कितना बन गया? कितना बन गया? कितना बन गया? हाँ सही तो है, जब 10⁻³ ऐसे लिख दो तो ये बन गया 5 किलो ओम। 5 किलो ओम। एक्सेल आ गया 5 किलो ओम। 5000 ओम यानी 5 किलो ओम। सिंपल, जल्दी लिख लो फटाफट। अगले सवाल पे आ जाओ जल्दी, तेज रफ्तार में। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि 50 पिको फैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी देके रखी है 1 किलो हर्ट्ज। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है रिएक्टेंस, यानी आपको रिएक्टेंस निकालना है। क्या होता है रिएक्टेंस? XC निकालना है, ठीक है? XC कैलकुलेट करना है। अब देखो आपको क्या देके रखा हुआ है? आपको कैपेसिटर की वैल्यू देके, कैपेसिटेंस देके रखा है, C देके रखा है आपको 50 पिको फैरेड, और आपको फ्रीक्वेंसी देके रखी हुई है 1000 हर्ट्ज। तो क्या हमको एक्सप्रेशन पता है? बिल्कुल पता है। क्या होता है एक्सप्रेशन? XC इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा को आप लोग लिख दोगे 2πf इंटू C। निकालना क्या है? यही तो निकालना है, खेल खत्म। जल्दी करो कैलकुलेट, सभी लोग तेज रफ्तार में कैलकुलेट करो और आंसर भेजो नीचे चैट में। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2π इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1000 इंटू कैपेसिटेंस 50। पी को कितना होता है? 10⁻⁻12 फैरेड। रखो और कैलकुलेट करो, रखो और कैलकुलेट करो जल्दी। क्विक 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 क्विक, तेज रफ्तार में करो, आंसर भेजो। क्या बन रहा है ये बन गया 100 और ये बन गया 100 और 2 और 3 5 और ये बन गया -7, ऊपर जाके बन गया +7। तो आंसर आ रहा है 10⁻7/π। आंसर आ रहा है 10⁻7/π। ये आ रहा है आंसर। जिसका भी आया अपने आप को +4 कर लो। चलो जल्दी, अगला सवाल है ये, पढ़ो जरा। कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। ये आपको एक सर्किट दे के रखा हुआ है। कैसा सर्किट दिया है आपको? आर सी सर्किट दिया है। अच्छा, इम्पीडेंस क्या होता है सर? इम्पीडेंस होता है √/R² + XC²। अच्छा,
कितना दे के रखा हुआ है आपको? आर दे के रखा है 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? 50 आ जाएगा। तो इम्पीडेंस कितना हो गया? इम्पीडेंस हो गया 50 ओम। और इसको प्रिसाइसली आप क्या नाम दोगे? ये कौन सा इम्पीडेंस है? ये कैपेसिटिव इम्पीडेंस है। ठीक है, चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, ये रीड कर लीजिए। 10 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस अ कॉइल, करंट थ्रू इट इज 2.5 एम्पियर। ओके, ये एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन नंबर 1। इंफॉर्मेशन नंबर 1 डीसी के लिए बात चल रही है, एक तरफ मैं एसी के लिए करूँगा। ठीक है, तो डीसी में आपने क्या किया? डीसी में आपने 10 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया एक कॉइल में। करंट आपको कितना मिला? करंट मिला 2.5 वोल्ट। निकालना क्या है आपको? रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लो यहाँ से, आर इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई आई, क्योंकि पहले तो आपने सिंपल डीसी के लिए अप्लाई किया है। तो व्हेन 10 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस अ कॉइल, करंट थ्रू इट इज दिस मच। ठीक है, डीसी में कुछ करंट मिल रहा है आपको, तो पहले तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो ना, कितनी होगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने बता दी, 10 डिवाइडेड बाई 2.5 जो कि आ रही है 4 ओम, जो कि आ रही है 4 ओम। अब इसके बाद इसने क्या कहा? इसके बाद इसने कहा कि कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब दूसरा एसी की इंफॉर्मेशन दी है, एसी की इंफॉर्मेशन देके रखी है आपको। क्या देके रखी है? कि जब आपने एसी लगाया, एसी सर्किट लगाया तो करंट रिड्यूस हुआ। एसी सर्किट लगाने पे करंट रिड्यूस हुआ। एक्चुअल में सर्किट कैसा होगा? एक्चुअल में आपका अगर सर्किट सोचो कि रियलिटी में सर्किट कैसा है, तो रियलिटी में आपका सर्किट कुछ ऐसा है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि जब आप डीसी सोर्स लगाओगे, देखो इसमें सोर्स बदल रहे हैं बस हम लोग, अभी मैं सोर्स नहीं लगा रहा हूं, सुनो बस ध्यान से सुनो। सेम सर्किट हम लोग एक बार एसी में यूज कर रहे हैं और एक बार डीसी में यूज कर रहे हैं। हमको मालूम है कि एक्स एल जो होता है वो ओमेगा एल होता है। ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई एफ टाइम्स ऑफ एल। तो हमको ये भी मालूम है कि जब फ्रीक्वेंसी होती है ज़ीरो, मतलब जब हम डीसी सोर्स लगाते हैं तो फ्रीक्वेंसी होती है ज़ीरो, तो एक्सएल होता है ज़ीरो, मतलब ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है। तो ये सर्किट में सिर्फ कितना रेजिस्टेंस होगा? इतना रेजिस्टेंस होगा, इतना। इस सर्किट में सिर्फ इतना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इतना। अब एसी की अगर मैं बात करूं, तो एसी में मैं क्या लिखूंगा? क्या बोल रहा था यार मैं, एक सेकंड है ना, हाँ सॉरी। एसी के लिए मैं क्या लिखूंगा? एसी के लिए मैं ये लिखूंगा कि भैया जो आपका करंट है, आई इक्वल्स टू वी नेट डिवाइडेड बाय जेड। ओके, निकालना क्या है? रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल निकालना है। ठीक है, निकाल देते हैं, है ना। आई कितना लिख दिया आपने? आई आप लोगों ने लिख दिया करंट टू वी, सेम अपने अप्लाई किया है। वी कितना अप्लाई किया है? 10 वोल्ट। ठीक है, डिवाइडेड बाय जेड। अभी हम लोग जेड निकालते हैं, जेड मिल गया तो हमको फिर एक्स एल मिल जाएगा। जेड मिल गया तो एक्स एल मिल जाएगा, क्योंकि जेड क्या होता है? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से जेड कितना आ गया? यहाँ से जेड आ गया 5। अब जेड को आपने क्या लिख दिया? जेड को आपने लिख दिया रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर लिख दिया। तो जेड की वैल्यू रखो 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायरिंग कर दी और आर को माइनस कर दिया। आर का स्क्वायर 16, ये दे रहा है एक्स एल का स्क्वायर, ये दे रहा है एक्स एल का स्क्वायर। तो एक्सएल कितना मिल गया? रूट ओवर 9 यानी कि 3 ओम मिल गया। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल था ये, अच्छा सवाल कहूँगा मैं इसको। जिसने किया ये सवाल खुद से बड़ी अच्छी बात है, खुद करो। और अगर मुझसे पहले कर लिया तो खुद के मार्क्स +4 कर लेना सभी लोग। अच्छा सवाल था, है ना। चलिए
डन 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 डन, बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल पढ़ लो भैया सब लोग, अगला सवाल पढ़ लो सभी लोग फिर से। +4 - 1 +4 - 1 कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 300 ओम, 300 ओम की आपको कॉइल देके रखी हुई है। और क्या बोला है इसके बारे में? इंडक्टेंस 1 हेनरी लिखते चलते हैं। ओके, अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट। अब किस तरह का सर्किट आपको देके रखा है? किस तरह का सर्किट देके रखा है आपको? किस तरह का सर्किट देके रखा है आपको? एल आर सर्किट देके रखा हुआ है ये, है ना? एल आर सर्किट देके रखा है। और इसमें पूछा क्या है आपसे? फेज डिफरेंस पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है इसमें आपसे? फेज डिफरेंस पूछ रहा है। तो क्या आपको एल आर सर्किट के लिए फेज का फॉर्मूला याद है? क्या एल आर सर्किट के लिए फेज का फॉर्मूला याद है? ये आर देके रखा है, वो भी लिख देते हैं, है ना? अभी तो हमने निकाला था, क्या था फॉर्मूला? 10φ इक्वल्स टू 10φ इक्वल्स टू, कहाँ गया? एल आर सर्किट, ये रहा एल आर सर्किट, ये रहा एल आर सर्किट। 10φ इक्वल्स टू वी एल बाई वी आर, यानी एक्स एल बाई आर, यानी ओमेगा एल बाई आर। 10φ कितना? ओमेगा एल बाई आर। 10φ कितना? ओमेगा कितना? ओमेगा कितना? 2πf। ओमेगा कितना? 2π इंटू एफ। ओमेगा आ गया 300 इंटू एल की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 300, तो फाई की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। 45 डिग्री इज द आंसर। लिख लो भैया, लिख लो लिख लो लिख लो, तेज रफ्तार में लिख लो सभी लोग। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगला सवाल, What should be the frequency of alternating 200 volt supply so as to pass a current of 0.9 ampere through the inductance of 1 Henry? इंडक्टेंस तुमको देके रखा हुआ है कितना? इंडक्टेंस तुमको देके रखा हुआ है 1 हेनरी। और क्या बोल के रखा है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। करंट देके रखा है 0.9 एम्पियर और वोल्टेज देके रखा है 200 वोल्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। ओके, और इंडक्टेंस कितना देके रखा है? इंडक्टेंस देके रखा है 1 हेनरी। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं इस सिचुएशन में? आई इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई एक्सएल, वी डिवाइडेड बाई ओमेगा एल। ओमेगा इक्वल्स टू 2πfl। ठीक है, तो यहाँ पे से आप लोग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख देंगे, v डिवाइडेड बाई 2πIL। v कितना है? 200 डिवाइडेड बाई 2π, i की वैल्यू कितनी है? 0.9 इंटू एल कितना है? 1। ओके, तो ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? ये नियरली आ रहा है 100,000 डिवाइडेड बाई 9 इंटू पाई। तो रफली इसको कैलकुलेट कर लो, नियरली कितना मैच होता है। ये लग रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू बी नियरली 40 के आसपास कुछ आता हुआ दिख रहा है ये तो मुझको। तुमको भी इतना ही दिख रहा है क्या? क्यों? 40 के आसपास या 50 के आसपास कुछ आता हुआ दिख रहा है। एग्जैक्ट कैलकुलेट कर ही लें क्या इसको? एग्जैक्ट इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। 1000 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 22/7। ओके, तो ये निकालना 11,500 और ये कितना बनेगा? नियरली 400 बटे मतलब 40 से थोड़ा ज़्यादा, 40 से थोड़ा ज़्यादा, तो मतलब 40 और 50 में से कुछ आना चाहिए। एनीवेज इसको कैलकुलेट करना, इसको कैलकुलेट करना और इसका आंसर भेजना चैट में। इसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन एक पार्ट छोड़ रहा हूँ आपके लिए, एग्जैक्ट कैलकुलेट करना और आंसर भेजना चैट में। अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब इज रेटेड 1000 वॉट एंड 220 वोल्ट सप्लाई। वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब? आरएम, अच्छा एक सेकेंड, आरएमएस पढ़ के एकदम से अभी मुझे क्लिक हुआ। आई एम रियली सॉरी, इसमें एक बात का मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी मैंने जब आरएमएस पढ़ा तो मुझे क्लिक हुआ।
इसमें आपको बोल के रखा हुआ है व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग 200 वोल्ट सप्लाई। मतलब ये सप्लाई कौन सा दे के रखा है आपको V दे के रखा है VRMS, और आपसे बोल के रखा है कि करंट जो है वो मैक्सिमम I मैक्स 0.9। मिस्टेक हो गई, आई एम रियली सॉरी, मेरी गलती है, रियली सॉरी, मेरी गलती है। मैंने एक बात पे ध्यान नहीं दिया कि करंट आपको मैक्सिमम दे के रखा है और V आपको VRMS दे के रखा है। ओके सॉरी। तो I कितना बन जाएगा, I बन जाएगा IRMS निकाल लो, IRMS निकाल लो, या तो V मैक्स निकाल लो। तो V मैक्स कितना बन जाएगा, V मैक्स बन जाएगा 200 इंटू √2। खेल खत्म। अब आप लोग लिख दो फॉर्मूला I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R। R को आपने क्या लिख दिया, R को आपने लिख दिया XL, XL को लिख दिया ओमेगा L, ओमेगा को लिख दिया 2 पाई FL, ओमेगा को लिख दिया 2 पाई FL। ठीक है, अब कैलकुलेट करो, अब बराबर आंसर आएगा, बिल्कुल 100% सही आंसर आएगा। इसको अब कैलकुलेट कर लो आप लोग। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 200 इंटू 1.414 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी जो कि आपको कैलकुलेट करनी है, तो फ्रिक्वेंसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटू करंट जो कि है 9/10 इंटू L है 1। ओके, तो ये रफली कितना बन रहा है, ये रफली कितना बन रहा है, ये बन रहा है 100। ओके, और रफली 32-33 के आसपास कुछ आ रहा है ये, है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये रफली 1 पॉइंट समथिंग, तो मतलब 33 का 1.5 गुना, तो 50 यहाँ से ओरली मार्क कर रहा हूँ मैं, 50 इज़ द करेक्ट आंसर। 33 का 1.5 गुना, ये 1.5 है लगभग, 1.1 इंटू 1.4, 1.5 इंटू 33 का 1.5 गुना, लगभग 50 के आसपास आएगा। ठीक है, तो आंसर हमने मार्क किया 50। आइए अब अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अब ये 2 सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, HW1 HW2, और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा मेन टॉपिक LCR सर्किट। और आप देखना कि कैसे धड़ाधड़ बिल्कुल सब होता जाएगा। आपके सामने कॉम्बिनेशन दे के रखा है, आपके सामने कॉम्बिनेशन दे के रखा है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस का। मतलब आपके पास एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरु। और ये आपका ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स, ये आपका ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स। बहुत बढ़िया। मैं यहीं पे फेज डायग्राम बना के आपको बता रहा हूं, एक डायग्राम से ही पूरी कहानी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या हम लोग ये कह सकते हैं, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये करंट है, अगर ये करंट है, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये करंट है तो ये VR है। इफ दिस इज I, दिस इज VR, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि करंट जो है वो लैग करता है ईएमएफ से, किस तरह के सर्किट में, करंट जो है वो लैग करता है ईएमएफ से किस तरह के सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में। और करंट जो है लीड करता है ईएमएफ से किस तरह के सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब 2 केसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि या तो केस नंबर 1 VL ज़्यादा हो VC से, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ज़्यादा हो C के अक्रॉस के पोटेंशियल ड्रॉप से, है ना। तो हम लोग कैसा डायग्राम बनाएंगे, ये दोनों तो अपोजिट हैं एक दूसरे के, ये दोनों तो एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं, दुश्मन हैं, एकदम बिल्कुल अपोजिट। तो 2 में से जो बड़ा होगा उसके डायरेक्शन में हम बना देंगे कि ये बन गया VL माइनस VC।
ठीक है, अगले पेज पे दिखाता हूँ, अगले पेज पे दिखाता हूँ ना, अगले पेज पे दिखा रहा हूँ पूरी कहानी, अगले पेज पे दिखा रहा हूँ। हमने दो केस लिख दिए यहाँ पे। पहला कि यदि वी एल ग्रेटर देन वी सी है, मतलब इंडक्टर डोमिनेटिंग है, ठीक है, तो आप कैसा बना देंगे, आप बना देंगे ये वी एल माइनस वी सी और ये वी आर, वी एल माइनस वी सी, दिस इज वी एल माइनस वी सी एंड दिस इज वी आर। ओके, और ये बन गया, ये बन गया, क्या बन गया इनका, नेट पोटेंशियल, ये बन गया इनका नेट पोटेंशियल Z, दिस इज Z। ओके, नाउ दिस इज VL माइनस VC, तो सामने लगा दो, तो सामने लगा दो, ठीक है। ये एंगल है फाई, ये एंगल है फाई, ये क्या है, ये है VL माइनस VC, ये क्या है, ये VR है, ठीक है, ये VR है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आ गया, आहा। तो और इसी तरह से अगर VC ज्यादा होगा VL से, तो मैं नीचे बना दूंगा, VC माइनस VL कर दूंगा। अब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि सबसे पहली बात, जो Z होगा, Z, दैट्स गोइंग टू बी व्हाट, दैट्स गोइंग टू बी VL। चलो रुक जाओ, ये Z की बात बाद में करेंगे, पहले हम लोग बेसिक पोटेंशियल की बात तो कर लें कि नेट पोटेंशियल कितना आ रहा है। आपने सर्किट क्या बनाया है सर, बेटा हमने सर्किट कुछ ऐसा बनाया है, हमारे सर्किट में एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर है, ओके, और ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ है। बहुत शानदार, RCL। रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा I टाइम्स ऑफ R, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा I टाइम्स ऑफ XC, और इंडक्टर के अक्रॉस जो होगा वो होगा I टाइम्स ऑफ XL, ठीक है, ठीक है। XC को आपने लिख दिया, XC को आपने लिख दिया 1/ωc, XL को आपने रख दिया ωL, ठीक है, XL को आपने रख दिया ωL। बहुत बढ़िया। तो इस सिचुएशन में अगर मैं फेजर एनालिसिस लगाऊं तो मैं नेट पोटेंशियल को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं नेट पोटेंशियल को, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये VL माइनस VC है और ये VR है, तो ये नेट पोटेंशियल भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, V नेट भी तो इसी डायरेक्शन में होगा मेरे भाई, बिल्कुल होगा। तो क्या मैं V नेट को, क्या मैं V नेट को रूट ओवर VL माइनस VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं? क्या V नेट को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या V नेट को आपने अगर ये लिख दिया तो VL को आपने लिख दिया I टाइम्स ऑफ R का स्क्वायर, सॉरी, VL को आपने लिख दिया I टाइम्स ऑफ XL का स्क्वायर माइनस I टाइम्स ऑफ XC का स्क्वायर प्लस I टाइम्स ऑफ R का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये V नेट है, ये क्या है, ये V नेट है, ओके। I कॉमन निकाल लो, I कॉमन निकाल दो, I कॉमन निकालने के बाद आपको क्या मिला, आपको मिला V नेट इक्वल्स टू I टाइम्स द रूट ओवर, I टाइम्स द रूट ओवर XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ओके, XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात।
तो आई को आप क्या लिख दोगे, वी नेट डिवाइडेड बाय रूट ओवर, आई को आपने क्या लिख दिया, वी नेट डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो ये जो पूरी टर्म है नीचे आई इक्वल्स टू वी बाई, ये जो पूरी टर्म है ये जेड है, जेड यही कहलाती है इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। इतनी एनालिसिस लिखो, इतनी एनालिसिस लिखो जल्दी से। लिख ली? तो आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया आई इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई जेड, और जेड को आपने लिखा, इम्पीडेंस को आपने लिखा रूट ओवर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? बहुत शानदार, मज़ा आ गया। तो करंट को आप क्या लिख देंगे, करंट को आप लोग लिख देंगे आई इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स एल जो कि होता है ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब मुझको बताओ कि ये करंट जो है ये मैक्सिमम कब होगा सर्किट में। ये जो करंट का एक्सप्रेशन आपने लिखा है, इस एक्सप्रेशन को देख के बताओ कि आई जो है ये मैक्स कब होगा और कितना होगा। आई मैक्स कब होगा और आई मैक्स कितना होगा। आई मैक्स तब होगा जब Z मिनिमम होगा, और Z मिनिमम तब हो सकता है जब ये वाली टर्म जीरो हो जाए, और ये वाली टर्म जीरो तब होगी जब ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी जीरो हो जाए। तो ओमेगा एल को आप लिख दो 1 बाई ओमेगा सी, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहां से आप क्या लिख दोगे, यहां से आप लिख दोगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी, या तो ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय रूट ओवर एल सी। ये क्या कहलाता है, ये कहलाती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये क्या कहलाती है, कहलाती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतनी बात है। चलो लेक्चर को आज हम यहीं तक रख रहे हैं। इसके आगे का जो डिस्कशन है और कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे अगले सेशन में। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देके जा रहा हूँ। पावर फैक्टर बचा हुआ है, पावर फैक्टर बचा हुआ है। ओके, पावर फैक्टर और छोटा सा डिस्कशन है चोक कॉइल। और एलसी ऑसिलेशंस, पावर फैक्टर, चोक कॉइल और एलसी ऑसिलेशंस। एक छोटा सा डिस्कशन बच रहा है आधे घंटे का, जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस में देके जा रहा हूं, होमवर्क क्वेश्चंस फ्रॉम दी लेक्चर इटसेल्फ, वो आप लोगों को करना है। ठीक है, करके रखना। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय, थैंक यू।